जनता दल कर्नाटक स्टेट एक्स जनरल सेक्रेटरी और जातीय जनता दल कर्नाटक स्टेट एक्स वाइस प्रेसिडेंट और पिछले 12 साल से सोशल पर्सनालिटी और जातीय जनता दल बीदर जिला के प्रमुख नायक श्रीमान मोहम्मद असुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको हमारी नेशनल पॉलिटिक्स ऑनलाइन सोशल मीडिया की तरफ से हार्दिक स्वागत है सर। सबसे पहले आप परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे दर्शकों के सामने आपका एक परिचय दीजिए सर। मैं मोहम्मद असदुद्दीन बीदर का निवासी हूँ। अपने कारोबार बिजनेस वगैरह के सिलसिले में मैं तकरीबन 28 साल बॉम्बे में रहा। 2010 में मेरी बीदर वापसी हुई। बीदर आने के बाद मैंने यहाँ पर अपने बिजनेस के अलावा समाज की सेवा करने के लिए मैंने एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया, MD अलीमुद्दीन फाउंडेशन। ये MD अलीमुद्दीन फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग हर साल एकेडमिक ईयर शुरू होते ही गरीब लोगों के बीच में हम नोटबुक्स, स्कूल बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उसके बाद एक रेगुलर इवेंट हर साल मिलादुन नबी के वक्त हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। लोगों में शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोग ब्लड डोनेशन वगैरह से डरते थे। जब हमने फर्स्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया तो उसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 23 डोनर्स ने अपना ब्लड डोनेट किया था। लेकिन हम हर साल ये करते रहे, तो उसके बाद आज ये है कि 11-12 साल हो गए, हर साल 100 से ज़्यादा लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और फॉर्चुनेटली ये ट्रेंड की शक्ल ले चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मिलादुन नबी के वक्त पिछले 6-7 सालों से बीदर के हर तालुके में और बड़े बड़े गांव में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होता है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ थी। 2010 में मैंने JDS भी जो है ना अपना ज्वाइन किया। पॉलिटिकली कुछ अपने वो कम्युनिटीज़ के लिए जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है, जिनके साथ भेदभाव होता है, जो बैकवर्ड हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ को एक पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए, उनको पावर शेयरिंग में बराबर का हिस्सेदार बनाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स उस एम के साथ ज्वाइन किया। और मेरे जो पॉलिटिकल आइकॉन है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। और कंटेम्पररी पॉलिटिशियंस में जो अभी जिंदा हैं, उन पॉलिटिशियंस में HD देवेगौड़ा मेरे पॉलिटिकल आइकॉन। शुक्रिया सर, आप ये पॉलिटिकल में आने के लिए आपको प्रेरणा किससे मिली सर? देखिए, प्रेरणा किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन या इंडिविजुअल से नहीं मिली, बल्कि जो हालात, जो देश में जिस तरह का माहौल है और कुछ कम्युनिटीज़ जिस तरह से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, सोशली वो मार्जिन्स पर हैं, पॉलिटिकली वो मार्जिन्स पर हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है। इन हालात को देखते हुए मैंने अपनी जगह सोचा कि इंडिविजुअली हमसे जितना हो सकता है हम करें। तो इस तरह से मैंने जो है ना एक पॉलिटिकल जो है ना अपना पार्टी में ज्वाइन करने का इरादा किया। और उस वक्त में जब मैंने देखा कि नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो तमाम कम्युनिटीज़ को एक साथ लेकर चलने में नाकाम हुई हैं, उनका सारा रिकॉर्ड आज मौजूद है। उनका रिकॉर्ड अगर देख लें तो कई कम्युनिटीज़, खासतौर पे दलित्स और मुस्लिम्स, इनको हमेशा जो है ना समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो लोग अपने रोल में यानी समानता का माहौल लाने में जो फंडामेंटल जो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको इग्नोर करते हुए कुछ कम्युनिटीज़ को जो है ना इग्नोर किया जा रहा था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इसमें नाकाम है, स्टेट जो रीजनल पार्टी है जनता दल सेक्युलर, वो सभी के लिए काम करती है। ये गरीबी हटाने के लिए उन्होंने काम किया है। इसके साथ इरिगेशन की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और कई कम्युनिटीज़ को देवेगौड़ा साहब के पीरियड में पॉलिटिकल और उसके साथ में एजुकेशनल और जॉब्स में रिजर्वेशन मिला है, जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ आज कुछ दिखाई देती हैं पॉलिटिकली, कई जगह पे गवर्नमेंट जॉब्स में दिखाई देती हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन देखकर मैंने सोचा कि इस पार्टी के साथ मिलकर काम करना बेहतर होगा। तो मैंने एक रीजनल पार्टी ज्वाइन की। डेफिनेटली सर, वैसे तो आप बहुत सारे पिछले 10 साल से स्टेट बॉडी में आप JDS के काम कर चुके हैं। सबसे पहले सवाल आपको ये पूछना चाहूँगा सर, आप JDS के जब जनरल सेक्रेटरी थे, उस ड्यूरेशन में आपने क्या इंपॉर्टेंट कर्नाटक के अंदर डेवलपमेंट किया पार्टी के लिए और आपके जो लोगों के लिए? देखिए, मैं दरअसल मेरा फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ ज्वाइन करने के बाद वो था अपना स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का।
उस वक्त में जो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे माइनॉरिटी विंग के, वो जनाब HM शकील नवाज साहब, तो उनके साथ मैंने मिलकर पूरे स्टेट का टूर किया है। और उस पीरियड में एक दफ़ा माइनॉरिटीज़ कन्वेंशन पैलेस ग्राउंड में रखा गया था पार्टी की तरफ से। तो उस वक्त में कोलार, मैसूर, तुमकुर और दावणगेरे से पैदल यात्रा करते हुए लोग उस कन्वेंशन में आए थे। तो पैदल जो है ना, तुमकुर से एक जो है ना अपना काफिला निकला था, कोलार से, मैसूर से और दावणगेरे से। तो उस वक्त में अपने स्टेट प्रेसिडेंट HM शकील नवाज साहब के साथ में तुमकुर से लेकर पैलेस ग्राउंड तक जो पैदल यात्रा थी, शकील नवाज साहब के नेतृत्व में मैं खुद भी उसमें शामिल था। उसके बाद हम लोगों ने पूरे स्टेट का टूर किया, माइनॉरिटीज़ में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और माइनॉरिटी विंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमारा जो टूर हुआ था स्टेट का, वो सेंट्रल कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और मुंबई कर्नाटका के कुछ पार्ट्स, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद में जो है ना हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ विंग को जो है ना ऑर्गेनाइज करने, स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी काम किए। और उस वक्त में हम माइनॉरिटीज़ में एक सेक्युलर पार्टी से जुड़ने के लिए, उनमें प्रेरणा पैदा करने के लिए हमने कई माइनॉरिटीज़ कन्वेंशन किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग जमा होते, वर्कर्स और उसके सोशल इन्फ्लुएंसर्स, उनके साथ में हम बात करते, करंट सिचुएशन पे बात होती। और उसके बाद में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल इसमें रहा है, किस तरह उन्होंने हमको इग्नोर किया है, अल्टरनेट किया है, एक पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, एक बेहतरीन हमारा एक अच्छा फ्यूचर कौन दे सकते हैं, जो जनता दल दे सकती थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश की। उसका काफ़ी फायदा भी हुआ। डेफिनेटली सर, उसी के साथ अभी जो पिछले जो 2 चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए हानगल और सिंदगी के अंदर, दोनों तरफ आपकी पार्टी हार गई। इसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले 2023 के चुनाव में फिर से JDU जातीय जनता दल कर्नाटक के अंदर और एक बार कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा आपको लगता है सर? लगता ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है। क्या वजह बताना चाहेंगे सर? जी हाँ, उसका रीज़न ये है कि अच्छा, जो आपने इससे पहले आपने बताया कि 2 बाई इलेक्शंस में जो है ना हमारी हार हुई। इनफैक्ट उससे कुछ पहले ही लास्ट ईयर अप्रैल में एक और बाई इलेक्शन हुआ था बसवा कल्याण का। इन तीनों जगह पर हमारी हार हुई। हालांकि बसवा कल्याण हमारा एक जो है ना गढ़ रहा है, फोर्ट रहा है, 7 बार वहाँ से MLA जीता कर लाए हैं, लेकिन बसवा कल्याण में भी हार हुई। और उसके साथ वो बाई इलेक्शन था। अब उसके बाद हानगल में भी, और उसके साथ में अपना सिंदगी में हुआ। जनरली जो बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस में आमतौर पे जो ट्रेंड रहा है, वो जो पार्टी पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसी पार्टी को लोग वोट डालते हैं। बाई इलेक्शंस का इस तरह से होता है जनरली। और उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट पावर में होती है, वो खासतौर पे बीजेपी, उसने मसल पावर, मनी पावर, इन तमाम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसमें हमारी हार हुई। खैर वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हालात बदले हुए हैं। क्योंकि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक जैसे मिसाल बताऊँ मैं, एक घर हो, स्टेट हो या कंट्री हो, वो उसी वक्त ग्रोथ हो सकता है, उसका उसी वक्त वहाँ पे जो है ना अपना तरक्की हो सकती है, जब वहाँ पर अमन और शांति का वातावरण हो, जहाँ पर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ ना बनाया जाए, जहाँ पर फोकस सारा एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, जॉब्स पर हो, जॉब्स के क्रिएशन पे हो, इंडस्ट्रीज़ पे हो, वैसे माहौल में, और जहाँ पे हर नौजवान कुछ करने की जो है ना इच्छा लेकर कुछ करता रहे, स्ट्रगल करता रहे, एक एम्बिशन लेकर आगे बढ़े, वैसा माहौल अगर होता है तो वहाँ पे तरक्की होती है। अनफॉर्चुनेटली आज वैसा माहौल नहीं है। बीजेपी जो हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। वो लोग जस्ट नॉन इश्यूज़ को ला रहे हैं, कभी कोई मंदिर का मसला, कभी मस्जिद का मसला, कभी हलाल कट, कभी जो है ना अपना झटका कट, कभी जो है ना अपना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर मंदिर के पास में जो है ना बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर सुना नहीं कर सकते। इस तरह जो माहौल किया जा रहा, हमारा जो युवा है उसके नज़र में आगे फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं रहा, वो सिर्फ लड़ने झगड़ने कोई अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट समझने लगा है। तो ऐसे हालात में ना किसी देश की तरक्की हो सकती है, ना स्टेट की तरक्की हो सकती है। कांग्रेस भी इस चीज़ में टोटली इन्वॉल्व है। जब भी इस तरह के समाज में भेदभाव पैदा करने वाले, समाज को तोड़ने वाले जो है ना काम बीजेपी करती है, कांग्रेस इसका विरोध उतना पावरफुली नहीं करती, उतना रेजिस्टेंस नहीं करती है जितना उसको करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। इसमें सिर्फ जनता दल सेक्युलर ऐसी पार्टी है जो एक विजन लेकर काम कर रही है। अभी हमने जो है ना अपना जनता जलाधार का प्रोग्राम जो है ना अपना मिशन लेकर चले। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमारे स्टेट में जितने रिवर्स हैं, जितने नदियाँ, या तो कर्नाटका में स्टार्ट हो रही है या दूसरे स्टेट से आकर कर्नाटका से पास होकर दूसरे स्टेट में जा रही है, तो उन तमाम रिवर्स का पानी कुछ इस तरह से यूटिलाइज करें
कि उसके बाद में पूरे स्टेट में ना इरिगेशन के पानी का मसला हो, ना ड्रिंकिंग वाटर का मसला हो। हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम जो है ना, हमारे पास अपना एक पंचरत्न प्रोग्राम है जिसमें हम फ्री हाउसिंग की बात कर रहे हैं, फ्री जो है ना अपना मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ में जो है ना अपना जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो विजन है, मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटका की जनता ये तमाम अपना समाज में भेदभाव पैदा करने वाली पार्टियों को छोड़कर एक विजनरी पार्टी को, जो एच.डी. कुमारस्वामी साहब की लीडरशिप में काम हो रहा है, उसको मानते हुए हमारा साथ देंगे और हम अपने बलबूते पे विदाउट एनी अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। डेफिनेटली सर, वैसे ही आप पिछली बार जातीय जनता दल के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपने क्या इम्पोर्टेंट काम किया सर पार्टी के लिए? जी, उस ड्यूरेशन में जो है ना, हम कई डिस्ट्रिक्ट्स में, चूँकि मैं शुरू से माइनॉरिटी विंग से लगा हुआ हूँ, तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जो है ना माइनॉरिटीज़ की बॉडीज़ जो है ना अपना को स्ट्रॉन्ग किए हैं और उसके साथ में युवाओं में जाकर या फिर सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, धर्मगुरुओं के बीच में जाकर आज की सिचुएशन में जनता दल क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताते हुए हमने जो है ना माइनॉरिटी विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। और फ्यूचर में अभी जो हमारा इरादा है वो हम हमारे अपने जो स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स हैं और एच.डी. कुमारस्वामी साहब और एच.डी. देवेगौड़ा साहब और बंडेप्पा साहब के नेतृत्व में सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जहाँ पर पिछली बार हम 5 से 7 हज़ार वोटों के डिफरेंस से जीते हैं या हारे हैं, हारे भी तो 5-7 हज़ार के वोटों से, या जीते हैं तो 5-7 हज़ार वोटों की लीड से जीते हैं। तो ऐसे सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाकर हम वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बीच में काम करने का प्लान कर रहे हैं। उसी तरह से जो है ना अपना कुर्बा कम्युनिटी के लोग भी वो सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके काम करेंगे, माइनॉरिटीज़ के लोग जाके काम करेंगे और वहाँ पर जो है ना पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताएंगे। ये हमारा भी फ्यूचर का प्लान है। डेफिनेटली सर, उसी के जैसे अभी आपके पार्टी के यहाँ के जो एमएलए हैं, अभी एमएलए साहब बंडेप्पा काशमपुर साहब, उनकी ओर से आपकी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया है अब तक? देखिए, बंडेप्पा साहब एमएलए यहाँ के ज़रूर हैं, लेकिन वो एक स्टेट लीडर है, उनका विजन बहुत बड़ा है, उनका कंट्रीब्यूशन पूरे स्टेट के लिए बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली यहाँ पर बीदर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर जो है ना कभी टूरिज़्म को कभी डेवलप नहीं किया गया। तो बंडेप्पा कासिमपुर साहब जब एमएलए रहे तो उस वक्त में उन्होंने बीदर को एक टूरिज़्म स्पॉट के तौर पे प्रमोट करने के लिए बीदर उत्सव बोल के ईयरली बेसिस पे एक बीदर उत्सव मनाना उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से टूरिज़्म सर्किट पे कर्नाटका में बीदर भी अब दिखाई देने लगा है। और यहाँ पर जो है ना इसके साथ में अपना टूरिस्ट वगैरह को, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काम किया। टूरिज़्म का भी यहाँ पे बढ़ावा हुआ है। उन्हीं के पीरियड में यहाँ पर जो है ना अपना रिंग रोड्स वगैरह बीदर के सराउंडिंग में रिंग रोड्स बनाई गई, उसके साथ में अपना ब्रिम्स जो हॉस्पिटल है, इसके लिए भी शुरुआत जो की थी वो बंडेप्पा कासिमपुर साहब ने की थी। बीदर में जो वेजिटेबल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो ओल्ड सिटी में, सिटी के अंदर थी, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को भी प्रॉब्लम होती थी, पब्लिक को भी होती थी। इन्होंने जो है ना ये वेजिटेबल होलसेल मार्केट एक अच्छे बड़े मकाम पे शिफ्ट करवाई हैदराबाद रोड पर। आज वो मार्केट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशन है और साथ में संगठन के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। डेफिनेटली सर, वैसे तो हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो जाति आधार के ऊपर जो राजनीति करना, ये कितनी सही, इसको क्या आपको बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जो लोग जाति की बुनियाद पे अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और जातियों के बीच में दुश्मनी फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, वो लोग देश प्रेमी नहीं है, उनको देश से कोई प्रेम नहीं है, ये सत्ता प्रेमी है, इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से प्रेम है। तो ये सत्ता पर आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस में सत्ता में आने के लिए जो लोग ये कर रहे हैं, इसमें देश पीछे हो रहा है। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, आज हम जिंदा हैं, कुछ वक्त बाद मर जाएंगे, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का इंडिया जो है ना उन लोगों के लिए होगा, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलें होंगी। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की, अपनी जान का बलिदान दिया, अपनी ज़िंदगियां तबाह कर ली और उतनी मेहनत करके उन्होंने एक अच्छा जो है ना जीवन दिया, एक इंडिपेंडेंट इंडिया दिया। उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हम जब हम अपना देश उनके हैंडओवर करके हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो एक अच्छा देश देकर जाएँ, जहाँ प्यार का माहौल हो, वातावरण जो है ना प्रेम का हो, सद्भावना का हो, और इसके साथ साथ देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम करने का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ भी लोग पॉलिटिक्स कर सकें। एक ऐसे समाज का निर्माण करके हमको जाना है।
डेफिनेटली सर, आज के युवाओं को हमारी मीडिया की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, युवाओं के लिए अब मैं संदेश देने के लिए तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन दिमाग में जो चीज़ें हैं जस्ट यही बता सकता हूँ कि देखिए, आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आपके साथ आपके माँ बाप की ज़िंदगी जुड़ी है, आपके भाइयों बहनों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आप बेकार किस्म की चीज़ों में न रहें। ऑब्जेक्टिव किसी एक धर्म के लोगों को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना, ये ऑब्जेक्टिव ना हो। ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमारी अपनी ज़िंदगी कुछ अच्छी जो है ना प्रोडक्टिव रहे, हम कुछ कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो आप बेकार किस्म के नॉन इश्यूज़ में इन्वॉल्व ना हो, और जहाँ कहीं नफ़रत और अपना हेट की राजनीति होती है उसको ख़त्म करने का काम कीजिए, क्योंकि आप अगर स्ट्रांग हैं तो देश स्ट्रांग है। आप अगर आज के दिन किसी वजह से क्रिमिनल अगर बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातों में आकर, तो उसके बाद आपका अपना फ्यूचर तबाह होगा, आपकी फैमिली का फ्यूचर तबाह होगा और इनडायरेक्टली सारे देश का नुकसान होगा। डेफिनेटली सर, अब तक आपका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हमारे और हमारे दर्शकों के सामने बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने देखा जेडीएस पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एक्स जनरल सेक्रेटरी और जेडीएस जातीय जनता दल स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और सोशल पर्सनालिटी और बीदर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख जातीय जनता दल के प्रमुख नायक श्रीमान एमडी असुद्दीन साहब, इनकी जुबानी और इनकी और जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.politiciansinIndia.com। जय हिंद, जय कर्नाटक।